अफगानिस्तान में 20 साल लंबे युद्ध के बाद फाइनली अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी इस साल 2021 में। लेकिन जो हालात वो पीछे छोड़कर जा रही है उससे अफगानिस्तान फिर से उन्हीं हालातों में पहुंच जाएगा जो 2001 के पहले थे। तालिबान देश के 1/3 हिस्से पर कंट्रोल जमा चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में काबुल स्थित सरकार गिर जाएगी और अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि जो 20 साल पहले की स्थिति थी वह फिर से लौटने जा रही है? तालिबान इतने सालों के बाद फिर से पावर में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और अभी रीसेंट क्या एडवांसेस किए हैं उन्होंने पिछले एक हफ्ते में, उन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अफगानिस्तान के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है और केवल 3 दिन के अंदर तालिबान ने बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स अपने कंट्रोल में लाए हैं। 2 से 5 जुलाई के बीच में तालिबान का एक ब्लिट्जक्रीग चला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में चलाया था और कई डिस्ट्रिक्ट्स को अपने कंट्रोल में लिया है, खास करके उत्तरी अफगानिस्तान में। तालिबान का यह अटैक इतना घातक और इतना तेज था कि अफगान सोल्जर्स अपनी पोस्ट और अपने शहरों को छोड़कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एंट्री की परमिशन मांगी है 5 जुलाई को। तो अफगानिस्तान में पिछले 3 दिन में बहुत कुछ घटित हुआ है। 2 से 4 जुलाई के बीच में उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। वैसे तालिबान का कई जिलों पर बढ़ता कंट्रोल कोई नई बात नहीं है, 1 साल से वो अपना टेरिटरी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन 1 मई 2021 जिस दिन से यूएस की फौज ने ऑफिशियली अफगानिस्तान को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया है, तब से लेकर अब तक केवल 2 महीने में तालिबान ने अपना कंट्रोल जस्ट डबल कर लिया है। तो ये दर्शाता है कि तालिबान का पावर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझसे इस आईडी पर जुड़ सकते हैं। अन्य सभी जगह यू कैन सर्च फॉर मी विद दिस हैंडल महिपाल राठौड़। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस रविवार को होने वाले कॉम्बैट में आपके लिए कुछ स्पेशल प्राइजेस हैं। इफ यू गेट अ गुड रैंक यू विल गेट सम गुड प्राइजेस, प्लस टॉप 500 रैंक्स के लिए अमेजॉन वाउचर्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स। सो डू टेक पार्ट इन द कॉम्बैट। उसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा और वहां पर आपसे अगर कोड मांगा जाता है तो यू कैन यूज दिस कोड टू ज्वाइन। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 35% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे लेक्चर के अंत में। तो तालिबान के बारे में चर्चा करने से पहले आपको अफगानिस्तान के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तालिबान पावर में कैसे आया और तालिबान का अपना हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, 1973 तक अफगानिस्तान में एक राजा हुआ करता था, लेकिन 73 में होता है एक कूप, तख्ता पलट किया जाता है मोहम्मद दाऊद के द्वारा और वहां पर राजा को हटाकर एक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद एक और रेवोल्यूशन होता है, एक और तख्ता पलट किया जाता है लेफ्ट विंग पार्टीज के द्वारा। इन पार्टीज को तत्कालीन सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था और इस रेवोल्यूशन को कई बार सौर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 1978 में ये होता है। तो उसके बाद लेफ्ट विंग पार्टीज जो है वो वहां पर पावर में आ जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी ज्यादा समय पावर में नहीं रह पाती और 79 में सोवियत यूनियन खुद यहां पर अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है। सोवियत यूनियन के बढ़ते पावर को रोकने के लिए अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, यानी कि एक इविल से लड़ने के लिए एक दूसरे इविल को सपोर्ट किया जाता है एंड पीपल लाइक ओसामा बिन लादेन, इनको अमेरिकी फंडिंग दी जाती है ताकि ये सोवियत यूनियन की आर्मी से लड़ सकें। 10 साल तक लड़ाई चलती है 1979 से 1989 तक और फाइनली सोवियत यूनियन वहां से रिट्रीट कर जाता है, अल्टीमेटली हार जाता है और अफगानिस्तान को छोड़ जाता है अपने हाल पर। उसके बाद अफगानिस्तान में अगले 4 साल एक गृह युद्ध चलता है और इस गृह युद्ध में बहुत सारे फैक्शंस हैं। उनमें से एक फैक्शन था तालिबान। अब ये तालिबान शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, यानी कि ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स हैं जो अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ा करते थे, तालीम लिया करते थे और ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि इनको वहां की सरकार परसिक्यूट कर रही थी, वहां रहने नहीं देती थी। तो ये लोग जो इस पूरी लड़ाई के दौरान पाकिस्तान में रह रहे थे, अब ये फिर से पाकिस्तान में रीग्रुप होते हैं और अफगानिस्तान में पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? ज्यादातर इनका पैसा सऊदी अरेबिया से आता था, जो एक हार्ड लाइन सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था और हर कोई यही चाह रहा था कि हमारे सपोर्ट वाला ग्रुप अफगानिस्तान में पावर में आ जाए। तो एक ग्रुप को पाकिस्तान की सरकार बैक कर रही थी, इधर तालिबान को सऊदी अरेबिया और अन्य कई संगठन है जो इनको पैसा दे रहे थे, बैक कर रहे थे और इनके पास कई सारे वो हथियार भी थे जो अमेरिका इन्हें देकर गया था, जो मुजाहिदीन को अमेरिका देकर गया था, वो हथियार भी इनके हाथ लग गए थे। तो तालिबान इनिशियली पावर में आया था 1990s में
और उस समय इनका जो बेस है वो मेनली पश्तून एरियाज थे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते हैं। यहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी को लाएंगे। 10-15 साल से अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, उसको हम खत्म करेंगे और धीरे धीरे शरिया रूल को भी हम लेकर आएंगे एक बार जब हम पावर में आ जाते हैं। तो लगभग 5-6 सालों की लड़ाई के बाद तालिबान काबुल यानी कि कैपिटल को अपने कंट्रोल में ले लेता है 96 में। और वैसे भी देश के दक्षिणी हिस्से तो उनके कंट्रोल में 92-93 से ही आ गए थे। 98 आते आते तालिबान अफगानिस्तान के 90% एरिया को कंट्रोल करता है। अब शुरुआती सालों में अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान का स्वागत किया क्योंकि 15 साल से वहां लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। आप अपने घर से सुबह निकले हो, ये नहीं पता कि शाम को जिंदा लौट कर आओगे या नहीं। ऐसे हालात में तालिबान ने सेफ्टी सिक्योरिटी दी, करप्शन को खत्म किया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को मिलना शुरू हुआ कि हाँ देश में शांति है, अब तालिबान से बड़ा कोई पावर नहीं है तो इनसे कोई लड़ नहीं सकता, तो कम से कम देश में थोड़ी शांति रहेगी, आराम से हम अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं। लेकिन फिर तालिबान ने पावर में आने के बाद अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। इसमें महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाने लगा। बहुत ही क्रूअल और मिडीवल किस्म की पनिशमेंट्स यहां पर दी जाती थी। पुरुषों को दाढ़ी नहीं रखने पर पनिशमेंट, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर हिजाब नहीं रखने के लिए कोड़े बरसाए जाते थे। तो इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं, इस तरह के इमेजेस हैं, वो अफगानिस्तान में 98-99 में काफी कॉमन हो गए थे। चोरी के लिए हाथ पांव काट दिए जाते थे, पब्लिक एग्जीक्यूशन काफी कॉमन हो गए। एडल्ट्री यानी अपने शादीशुदा पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखने पर बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी जाने लगी। यानी कि इतनी क्रूर पनिशमेंट्स छोटे छोटे जुर्म के लिए दी जाने लगी। महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई। महिलाओं को पूरे समय बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया। छोटी लड़कियों को स्कूल जाना बैन करवा दिया गया। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा, इन सबको बंद कर दिया गया। और ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की स्थिति पूरे अफगानिस्तान में दिन ब दिन खराब होती जाती है। मानव अधिकारों के हनन के अलावा तालिबान ने देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी नहीं छोड़ा। अपनी कल्चरल हेरिटेज को खत्म करने पर वो तुले थे। अफगानिस्तान का एक बहुत ही रिच बुद्धिस्ट कल्चरल पास्ट है। वहां पर बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट हमें देखने को मिलते थे। उनमें से जो सबसे बड़े बुद्धिस्ट स्टैचूज थे, बामियान बुद्ध, तो ये बामियान में पहाड़ के अंदर इतना बड़ा बुद्ध का स्टैचू बनाया गया था। इसको इन्होंने बम से उड़ा दिया 2001 में। दुनिया भर की सरकारें, यूनेस्को, यूएनओ, सब ने इनसे अपील करी कि ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। इनके अनुसार एक स्टैचू इस्लाम में अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए इनको उड़ा दिया गया। बकायदा दुनिया के सामने इसके वीडियोस दिए गए। इतनी क्रूर ये तालिबान की सरकार बन रही थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। 11 सितंबर 2001 9/11 के हमलों के बाद यूएस की सरकार को यह मालूम चलता है कि इस हमले के पीछे अलकायदा जिम्मेदार है। और अलकायदा को किसने शरण दे रखी है? तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान में। तो इसीलिए यूएस और उसके साथियों ने मिलकर अफगानिस्तान पे हमला किया। टारगेट क्या था? अलकायदा को खत्म करना, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ओसामा बिन लादेन तो पकड़ में आया नहीं, लेकिन तालिबान की सरकार जो है वो कुछ ही हफ्तों के अंदर गिर जाती है। अफगानिस्तान में यूएस और उसके एलाइज अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तालिबान अपनी पुरानी रणनीतिक सोच के अनुसार अपने सारे लड़ाकों को अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर या पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर शिफ्ट कर देता है। बिन लादेन खुद जाकर पाकिस्तान में रहने लग जाता है। यूएस के द्वारा चलाए गए एक बहुत बड़े अभियान के बावजूद 10 साल तक बिन लादेन को ये पकड़ नहीं पाते। 10 साल बाद बिन लादेन का ठिकाना यूएसए को मालूम चलता है कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में, और वहां पर एक रेड करके उसे मार दिया जाता है। लेकिन इन 10 सालों में अफगानिस्तान की तालिबान मूवमेंट का क्या होता है? तो देखो, तालिबान की सरकार थी, तालिबान बहुत पावरफुल था, तो अब ये पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इन 10 सालों में तालिबान जो है वो डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब तो समझते हैं ना आप? जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे जानवर हाइबरनेशन या शीत निद्रा में चले जाते हैं जब उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। उसी प्रकार तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो चुपचाप अपना जीवन निकालते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरियाज में, और वेट करते हैं कि कब ये यूएस बैक्ड गवर्नमेंट कमजोर होगी और कब हमारा वक्त आएगा। और इस बीच ही अपना रिक्रूटमेंट कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। इनफैक्ट बिन लादेन को मारने के बाद तालिबान के प्रति सिंपैथी और बढ़ जाती है और इनको और ज्यादा नए लोग मिल जाते हैं अपने संगठन में जोड़ने के लिए। कई नौजवान इनको ज्वाइन करते हैं वेस्ट को और यूएसए को अटैक करने के लिए। 2013 में यूएसए फाइनली तालिबान के साथ बातचीत शुरू करता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था यूएस के लिए, क्योंकि यूएसए जनरली आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत नहीं करता और उनके अनुसार तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन 2013 में वो तालिबान से बात शुरू करते हैं और तालिबान अपना एक ऑफिस भी खोलता है। और दुनिया में पहली बार एक आतंकवादी संगठन अपना प्रॉपर डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलता है। तालिबान का ऑफिस खोला गया दोहा, कतार में, और वहीं से वो पिछले 8 सालों से सभी विश्व की सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।
लेकिन ये बातचीत लंबी चलती है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और इस बीच कंटिन्यूसली तालिबान अपने हमले जारी रखता है छोटे स्तर के। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे सरकारों को गिरा दे, ऐसे हमले थे, लेकिन छोटे मोटे बॉम्ब अटैक्स ये सब चलते रहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से। अब अफगानिस्तान का मैप आप देखोगे तो पाओगे कि यहां पर 34 राज्य हैं, 34 प्रोविंसेस और 421 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पूरा देश बटा हुआ है। अब इनमें से कई डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान 2014 और 15 से ही अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देते हैं। 2014-15 में इनका रिसर्जेंस होता है, ये फिर से धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट्स पर कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। नोटेबली 2015 में कुंदूज डिस्ट्रिक्ट में इनका काफी बड़ा कंट्रोल स्थापित हो गया था। हालांकि फिर से वहां पर अफगान आर्मी ने इनको हरा दिया, लेकिन कुछ महीनों तक यहां पर तालिबान की सरकार चली थी और यह सिलसिला जारी रहता है। कई दक्षिणी प्रोविंस जैसे कि हेलमंड और यहां पर बल्ख, बदख्शन, इनके कई डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान का कंट्रोल आ जाता है। अफगान सरकार का उन डिस्ट्रिक्ट से कंट्रोल पूरी तरह चला जाता है। तालिबान के बढ़ते हमले और बढ़ते कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या था? 2014 में बराक ओबामा ने यूएसए की फौजों को धीरे धीरे अफगानिस्तान से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो 2014 से ही यूएस विड्रॉल स्टार्ट हो गया था। ओरिजिनली ओबामा का प्लान था कि 1-2 साल के अंदर सारी फौज को विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अगर हमने एक साथ सारी फौज बाहर निकाल ली तो तालिबान 2 महीने में कंट्रोल कर लेगा पूरे देश पर। तो इसीलिए इन्होंने 2020 तक वेट किया। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता साइन किया। 2021 में जाकर अब फौज वहां से पूरी तरह से विड्रॉ करना स्टार्ट कर रही है, लेकिन 2014 से ही यह सिलसिला शुरू हो चुका था। अब तालिबान ने देखा कि हम पूरे देश पर कंट्रोल कैसे जमाएं, तो इन्होंने अपने 1990s के कैंपेन से एक सीख ली। 1990 में क्या हुआ था कि अफगानिस्तान दक्षिण से शुरू करता है अपना कंट्रोल और 96 में जाकर काबुल इनके कंट्रोल में आ गया, लेकिन उत्तरी जो प्रांत हैं ये इनके कंट्रोल में कभी नहीं आए थे। इनफैक्ट 2001 तक भी ये नॉर्दर्न एरियाज को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो इस बार तालिबान ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए सबसे पहले जो उत्तरी एरियाज हैं उन पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करी, क्योंकि ये एरियाज जो हैं इनमें मेनली देखो ताजिक लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में जो एथनिक ताजिक्स हैं उनका यहां पर बोलबाला है, और ताजिक्स जो हैं वो पश्तून और तालिबान के हिस्टोरिकली एंटी रहे हैं, तो इनका तालिबान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अपना टारगेट बनाया कि उत्तरी अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लाया जाए। इसके पैरेलली तालिबान अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस के माध्यम से अमेरिकी सरकार से बातचीत करे जा रहा था। उनकी बातचीत लगातार जारी थी। 2018 से 2020 के बीच में कई राउंड्स की बातचीत होती है और फरवरी 2020 में दोनों एक समझौता साइन करते हैं। यूएस कहता है कि हम अगले साल यानी 2021 में अफगानिस्तान से बाहर आ जाएंगे, और दूसरी ओर तालिबान ये प्रॉमिस करता है कि हम विड्रॉ करते हैं यूएस फोर्सेस पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरा, अल कायदा को अफगानिस्तान की धरती से ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो आईसिस कंट्रोल्ड एरियाज हैं उनको भी हम खत्म कर देंगे। आईसिस या अल कायदा जैसे संगठनों को तालिबान अपने क्षेत्र में ऑपरेट करने नहीं देगा। तो वैसे देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका ने पिछले साल ही तालिबान के सामने घुटने टेक दिए थे कि हम विड्रॉ करेंगे और आप सिक्योरिटी देख लेना। अब यूएसए ने इस प्रकार की डील क्यों साइन करी, उसके पीछे कारण यह है कि जब यह बातचीत चल रही थी आज से 1.5 साल पहले, उस समय तालिबान ऑलरेडी 75 डिस्ट्रिक्ट्स पर तो अपना कंट्रोल जमा चुका था और 190 डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई चल रही थी, कंटेस्टेड डिस्ट्रिक्ट थे। तो यहां पर आपको जितने भी डार्क ऑरेंज एरियाज नजर आ रहे हैं इनमें तो तालिबान का कंट्रोल तभी था जनवरी 2020 में, और जितने भी ऑरेंज कलर के ये नजर आ रहे हैं लाइट ऑरेंज कलर के डिस्ट्रिक्ट, इनमें लड़ाई चल रही थी। और लड़ाई चलने का मतलब आप ये समझ लो कि बस अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में क्या है, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, शहर और जितने भी रूरल एरियाज हैं उनमें तो तालिबान का ही कंट्रोल है। तो ऑलरेडी 250 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में तो तालिबान का ही शासन चल रहा था, इसीलिए यूएसए ने इस प्रकार से घुटने टेक दिए। अब आ जाते हैं अप्रैल 2021 में। तो तालिबान पिछले 1 साल से पैंडेमिक के बावजूद अपने हमले लगातार जारी रख रहा है और इन्होंने एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कंट्रोल किया। इस मैप में आप देखोगे कि जो आपको येलो कलर के डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे उन पर तो पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल है, और जो ग्रीन कलर के डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं इनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर बस शहर में जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको छोड़कर पूरे रूरल एरियाज में तालिबान का कब्जा है। तो ये ग्रीन और येलो एरियाज आप खुद ही देख सकते हो कि पूरे देश का कितना प्रतिशत बना रहे हैं। और जो यूएसए बैक्ड अफगानिस्तान सरकार है अशरफ गनी की, उसका कंट्रोल तो केवल सेंट्रल अफगानिस्तान और यहां पर ईस्टर्न अफगानिस्तान के कुछ ग्रे कलर के एरियाज में आपको यहां पर नजर आएगा। तो जैसे जैसे 1 मई 2021 की तारीख नजदीक आ रही थी, यूएस का ऑफिशियल विड्रॉल स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले ही तालिबान ने तो घोषणा कर दी थी कि 20 साल की इस लड़ाई को हम जीत चुके हैं, अमेरिका हार चुका है। तो मतलब बातचीत अपने स्तर पर चल रही है और दूसरी ओर ये ग्राउंड लेवल पर तो कुछ और ही कर रहे थे। तो 2021 में जैसे जैसे अफगानिस्तान से यूएस आर्मी विड्रॉ करना स्टार्ट करती है, तालिबान अफगानिस्तान की जो लोकल आर्मी है, लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन पर अपने हमले बढ़ा देते हैं, सिविलियंस पर हमले बढ़ा देते हैं। और इस बार इन्होंने अपनी टैक्टिक्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया।
डायरेक्टली बड़े मिलिट्री आउटपोस्ट पे हमले करने के बजाय इन्होंने टारगेटेड असैसिनेशन किए, ऐसे लोगों की हत्या जैसे कि जर्नलिस्ट, जज जो शांति के लिए काम कर रहे हैं, पीस एक्टिविस्ट, ऐसी महिलाएं जो पावरफुल हैं, जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, आर्मी या पुलिस में काम कर रही हैं, उन पर हमले, उनके परिवार लोगों पर हमले, ताकि उनके दिमाग में एक भय बैठ जाए और महिलाएं ज्वाइन ना करें अफगानिस्तान की सरकार को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। जो लोग वहां पर जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं वो देश छोड़कर भाग जाएं, ये इनका टारगेट था। तो ये बताता है कि तालिबान अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से अभी भी बाहर नहीं निकला है और जो आइडियोलॉजी वो 40 साल पहले लेकर स्टार्ट किया था उन्होंने, वो आइडियोलॉजी आज भी वैसी की वैसी मेंटेन है। क्योंकि बीच में इन्होंने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि हम महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे, तो इस तरह के स्टेटमेंट ये बीच बीच में देते रहते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही दर्शाती है। अब तालिबान की जो करंट लीडरशिप है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। 2001 में तालिबान का जो सीनियर लीडर हुआ करता था मुल्ला उमर, उसकी मौत हो चुकी है। ही डाइड इन पाकिस्तान, बीमार होकर मर गया था वो। तो अब जो लेटेस्ट लीडरशिप है वो उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से बिल्कुल अलग है। एक नई जनरेशन आ चुकी है यहाँ पर जो लीड कर रही है और ये पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से बहुत डीपली इन्वॉल्व है। तो मुल्ला उमर और अलकायदा के जो पुराने लीडर्स थे वो पाकिस्तान से इतने ज्यादा मतलब नजदीक नहीं थे, लेकिन जो अब ये वाली लीडरशिप है ये पाकिस्तान से काफी क्लोजली इंटीग्रेटेड है और ऐसा माना जाता है कि आईएसआई इनको अपना पूरा सपोर्ट दे रहा है। कारण क्या है? पाकिस्तान यही चाहता है कि फिर से जो अफगानिस्तान में सरकार आए वो पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर की हो। अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो इतनी इनके फेवर में नहीं है। 2021 में जब जो बाइडेन सत्ता संभालते हैं तो इन्होंने आकर ये घोषणा करी कि 1 मई से यूएस की फोर्सेस बड़े स्तर पर विड्रॉ करनी शुरू कर देंगी और 9/11 की जो डेट है, यानी कि 9/11 के हमलों की जो 20वीं वर्षगांठ होगी 2021 में, उस दिन तक मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान की धरती को छोड़ देंगी। केवल एक छोटा सा कॉन्टिजेंट बचेगा पीछे जो प्रोबेबली उनकी एम्बेसी को गार्ड करेगा काबुल में। उसके अलावा जितने भी सैनिक हैं वो अफगानिस्तान की धरती से वापस आ जाएंगे। अब सिक्योरिटी एनालिस्ट इस प्रकार की डेट्स की घोषणा के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उनका मानना है कि जब भी ऐसी तारीखों की घोषणा होती है, मान लो कि 9/11 को हम अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, यूएस कह देता है, तो तालिबान और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको बस ये करना है कि शांति से बैठ जाओ, उस तारीख का इंतजार करो, जिस दिन वो तारीख आती है उसके अगले दिन से अपने हमले स्टार्ट करो और 2-4 महीने के अंदर पावर में वापस आ जाओ। यही इनकी स्ट्रैटेजी रही है। तो इस प्रकार की डेट्स की घोषणा कभी नहीं करनी चाहिए। ओबामा ने भी पहले डेट की घोषणा करी थी लेकिन फिर उसके बाद पूरा विड्रॉल नहीं किया और ये 8 साल से इनका पार्शियल विड्रॉल जारी है। अब जाकर ये कह रहे हैं कि 9/11 2021 फाइनल डेट रहेगी। अब 2 दशक के लंबे युद्ध के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूएसए तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकने में असफल रही है और यही तालिबान का सबसे बड़ा पावर है, यही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। तो आज तालिबान अफगानिस्तान के बड़े इलाकों को कंट्रोल करता है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ महीने नहीं तो कुछ हफ्तों में ही वो अशरफ गनी की सेंट्रल गवर्नमेंट को काबुल में गिरा देगा और फिर से तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमा लेगा। तालिबान की जो संख्या है वो 2001 के बाद इस वक्त अपने मैक्सिमम पर है। नेटो के खुद के एस्टिमेट्स के अनुसार इस वक्त तालिबान के पास 85,000 फुल टाइम फाइटर्स हैं, यानी कि 85,000 की इनके पास एक सेना है जो अफगानिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है उस पर भारी पड़ती दिख रही है। मिड अप्रैल 2021 से, जब से जो बाइडेन ने इस फॉरएवर वॉर को खत्म करने की घोषणा करी थी, तब से तालिबान के हौसले और बुलंद हो गए हैं। उन्हें पता है कि अब कुछ महीनों में तो यूएसए जाने ही वाला है यहां से, तो इन्होंने अपने हमलों की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो डबल कर दी है। तो इसीलिए पिछले 2 महीने में इन्होंने सबसे ज्यादा टेरिटरी हासिल करी है। लेकिन अब 90s के मुकाबले इस बार चिंता और ज्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि तालिबान नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमाने में बहुत जल्दी सफल रहा है। ऐतिहासिक तौर पर उत्तरी अफगानिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर ताजिक पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, यहाँ के जो लोकल स्ट्रॉन्गमैन हैं, वो आमतौर पर तालिबान और पश्तून्स के खिलाफ रहे हैं और वो यूएसए को सपोर्ट करते थे। 2001 में जब इन्होंने जमीनी हमला किया था उस समय इन नॉर्दर्न वॉरलॉर्ड्स की काफी मदद रही थी यूएसए को और इन्हीं की मदद से ये अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को 3 महीने में हरा पाए थे। लेकिन इस बार तो तालिबान ने उत्तरी एरियाज पर अपना कंट्रोल बहुत जल्दी जमा लिया। इनफैक्ट इमाम साहिब नाम के एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर सिटी को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, कुंदूज के पास में, और यहां से ताजिकिस्तान के साथ इनका पूरा बॉर्डर ट्रेड जाता है। तो अब बॉर्डर के की पोस्ट भी तालिबान के हाथ में आ चुके हैं। एज ऑफ 5 जुलाई 2021 तालिबान देश के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कंट्रोल जमा चुका है। जितने भी आपको डार्क ग्रीन कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं ये सारे तालिबान के कंट्रोल में हैं और जो लाइट ग्रीन में एरियाज हैं
उन डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई ऑनगोइंग है, और ये मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट का जो ज्यादातर हिस्सा है वो तालिबान के कंट्रोल में है। केवल सिटी सेंटर्स जहां पर सरकार बेस्ड होती है, जहां पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड होता है, केवल वो एरिया उनके कंट्रोल में नहीं है। तो शहरों को छोड़कर रूरल एरियाज तो इन लाइट कलर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। तो 1/3 या उससे भी ज्यादा एरिया अब तालिबान के कंट्रोल में है। और यहां पर आप नोटिस करो कि जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ, ये सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। तो अब अफगानिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काबुल में, वो सेंट्रल एशिया के साथ कट ऑफ हो चुकी है। तो कल को अगर पश्चिमी देश इनको मदद भी भेजना चाहें जमीन के रास्ते से, तो वो भेजना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि सारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर अब तालिबान कंट्रोल करेगा। रिसेंटली 2 और 4 जुलाई के बीच में तालिबान ने बहुत बड़े एरियाज अपने कंट्रोल में ले लिए। 2 दिन की इस ब्लिट्जक्रीग में अफगान सोल्जर्स को इन्होंने लगातार हर जगह हरा दिया, और इनको एक फायदा यह भी हुआ कि अमेरिका जो पीछे हथियार छोड़कर गया था वो भी इन्हें बहुत सारे मिल गए। तो इनके पास कई सारे आर्मी पिकअप्स, मिलिट्री ट्रक्स और बड़ी बड़ी बंदूकें इनके हाथ में आ गई हैं। अफगानिस्तान की जो लोकल आर्मी है, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, इनको एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि बगराम एयरबेस अब यूएसए के कंट्रोल में नहीं है। बगराम जो है, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझिए। काबुल शहर से 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है बगराम। ये जो लाल रंग का मैंने मार्कर लगा रखा है, दिस इज बगराम एयरबेस। तो बगराम एक बहुत ही पुराना और हिस्टोरिक एयरबेस रहा है। यूएसए की फोर्सेस का ये सबसे बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन था एक समय में अफगानिस्तान में। यहां से ये क्या करते थे, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को उड़ाते थे, और इनसे कहीं पर भी हवाई हमले किए जा सकते थे। तो जैसे 5 साल पहले कुंदूज में तालिबान का कब्जा हो गया था, लेकिन इन्होंने बागराम से अपने फाइटर जेट्स को भेजा, बम गिराए और फिर से कुंदूज को अफगान सरकार के कंट्रोल में ले लिया। तो बागराम एयरबेस से ये पूरे अफगानिस्तान में कहीं पर भी बम गिरा सकते थे, और ये एयर सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ना केवल यूएस फोर्सेस के लिए बल्कि अफगानिस्तान की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। और इसी बागराम एयरबेस की ताकत की बदौलत अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हमेशा निश्चिंत रहती थी कि भाई कुछ भी हो जाए तो हमारे पास बैकअप है, हमारे पास एयर सिक्योरिटी तो है, क्योंकि तालिबान के पास फाइटर जेट्स नहीं है ना, तालिबान की कोई एयरफोर्स नहीं है। तो यहां पर हमेशा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान पर भारी पड़ती थी, लेकिन अब ये सपोर्ट इनके हाथ से जा चुका है। तो जैसे कि हम भारत में कहते हैं कि किसी के सर से साया उठ जाना, उसी प्रकार का कुछ यहां पर अफगानिस्तान की आर्मी के साथ हो चुका है। अब बागराम एयरबेस हालांकि तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, यहां पर अभी अफगान लोकल आर्मी कंट्रोल में इसको ले चुकी है, लेकिन उनके पास वो फाइटर जेट्स नहीं है, वो एयर पावर नहीं है जो यूएसए के पास थी। तो इन्हीं हालातों का फायदा उठाते हुए तालिबान ने 3 और 4 जुलाई के दिन 2 बड़े बड़े प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया, बदख्शन और तखार। तो ये 2 नॉर्दर्न इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस अब तालिबान के कंट्रोल में। और याद रखिए कि ये जो वखान कॉरिडोर है, जहां पर भारत का भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है 40 किलोमीटर्स का, वो अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। हैरानी की बात यह है कि ये वाले 2 प्रोविंसेस तालिबान को बिना ज्यादा एफर्ट के मिल गए। इनको यहां पर ज्यादा लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी, क्योंकि जो अफगानिस्तान की सेनाएं हैं उनका मोराल बहुत ही कमजोर है। इतना कमजोर है कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर चले गए और वहां पर उन्होंने शरण मांग ली। फिलहाल तो ताजिकिस्तान ने इन 1000 सैनिकों को शरण दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये पॉलिसी ताजिकिस्तान जारी रखेगा, क्योंकि ताजिकिस्तान ने खुद ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बुला लिया है। उन्होंने अपनी बॉर्डर पोस्ट को स्ट्रेंथन करना शुरू किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेंगे कि तालिबान हमारे देश में भी घुसकर आ जाएं। तो हो सकता है कि वो बॉर्डर को सील भी कर दें आने वाले कुछ हफ्तों में। देखते हैं क्या न्यूज रहती है। लेकिन अभी जो तालिबान की ये रीसेंट विक्ट्रीज हैं, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि तालिबान के 30 साल के इतिहास में ये 2 प्रांत, बदख्शन और तखार, ये इनके कंट्रोल में कभी नहीं रहे। जब ये देश के 90% एरिया को कंट्रोल कर रहे थे ना, तब भी यही वो प्रोविंसेस हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं थे। इस बार ये प्रोविंसेस पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ चुके हैं। और दक्षिण में भी कंधार और हेलमंड के जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, वहां पर भी वो पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी पर हैं। आने वाले 1 या दिनों में शायद ये शहर भी तालिबान के कब्जे में चले जाएंगे। तो जिस तेजी से तालिबान ने देश के शहरों पर अपना कब्जा जमाया है, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट है, क्योंकि जब कंधार जैसे बड़े शहर आप देखो घिर चुके हैं चारों तरफ तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज से, जब ये इनके कंट्रोल में जाएंगे तो इट विल बी अ बिग मॉरल डिफीट। अफगानिस्तान के लिए ये एक डेजा वू मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जो 1990s में हुआ था एग्जैक्टली वही घटनाक्रम अभी चल रहा है। जिस प्रकार से यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर गया था और उसके बाद नजीबुल्ला की सरकार थी वहां पर, वो मुजाहिदीन के सामने नहीं टिक पाई, तो मुजाहिदीन के कई ग्रुप्स जो हैं उन्होंने नजीबुल्ला की सरकार को गिरा दिया, और अल्टीमेटली इन मुजाहिदीन में आपस में लड़ाई होती है, तब तालिबान इनको हरा देता है और अपने आप को पावरफुल बना देता है। बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है, लेकिन इस बार तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान की सरकार 3 साल भी टिक पाएगी। 3 महीने टिक जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या यूएस लॉजिस्टिकली
मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट करेगा या नहीं। अगर करेगा तो शायद अफगानिस्तान की सरकार कुछ समय, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए टिक जाए, वरना तो जो हाल नजीबुल्ला की सरकार का हुआ था 93 में, वही हाल अशरफ घनी की सरकार का होता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों में घबराहट का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि काबुल में जितनी भी एम्बेसीज हैं उनमें वीजा के लिए कतार लगी पड़ी है, पासपोर्ट नहीं बने हैं, वो पासपोर्ट ऑफिसेस में खड़े हैं, लाइनों में लगे हैं ताकि जल्द से जल्द वो देश छोड़कर जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान पावर में आने के बाद क्या करने वाला है। सबको पता है 90s में उन्होंने क्या किया, तो उसका रिपीट वो नहीं देखना चाहते। इस पूरी सिचुएशन का एक और पैरेलल हमें देखने को मिलता है इतिहास में, जब यूएसए की आर्मी ने वियतनाम से पुल आउट किया था और तब कंबोडिया में जो उनके साथी थे, जो यूएस को सपोर्ट करते थे, उनके साथ जो हुआ था वो शायद फिर से यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी जो भी लोग अफगानिस्तान में सरकार को सपोर्ट करते हैं, जो वहां पर महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं, उनके खिलाफ रिप्राइजल्स होंगे, उनको मारा जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है अगर तालिबान फिर से पावर में आ जाता है। अभी तालिबान एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चला रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी किए जा रहे हैं उनकी जीत के, देखो हमने ये शहर कब्जे कर लिया, ये प्रोविंस अब हमारे कंट्रोल में है। तो इस तरह के लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और तालिबान अपने इतिहास में पहली बार विदेशी जर्नलिस्ट को अपने एरिया में आने दे रहा है। पहले तो वो आने देते ही नहीं थे, इस बार तो इनवाइट करके बुला रहे हैं कि आओ देखो जहां पर हमने जीत हासिल करी है उन क्षेत्रों में कितनी शांति है, लोग सुख चैन से जी रहे हैं। तो फॉरेन जर्नलिस्ट भी उन एरियाज को एक्सेस कर पा रहे हैं पहली बार। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार क्या कह रही है? कुछ भी नहीं, शांत बैठी है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अफगानिस्तान की सरकार प्रोपेगेंडा वॉर तो डेफिनेटली हारती नजर आ रही है। एक समस्या और भी है कि अशरफ घनी की सरकार ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पिछले साल जो चुनाव हुए थे उनमें धांधली के बहुत बड़े आरोप लगे थे, तो अशरफ घनी इज नॉट वेरी पॉपुलर। तो इसीलिए जिन एरियाज में अशरफ घनी पॉपुलर नहीं है, सबसे पहले तालिबान ने उन एरियाज को अपने कंट्रोल में किया है ताकि लोग भी उनके सपोर्ट में रहें। और कई सिविलियंस तालिबान का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये डेली जो लड़ाई चलती है कम से कम ये तो खत्म होगी, हम शांति से अपना जीवन तो व्यतीत कर सकते हैं। तो बस यही सब रीजंस हैं कि तालिबान कंट्रोल अपना बढ़ाता जा रहा है। और यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट तालिबान गिरा सकता है। कल रात को ये न्यूज आई थी कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान पर फिर से हमला करने की सोच रही है उत्तरी क्षेत्रों में, लेकिन उसके लिए वो अपनी आर्मी का नहीं बल्कि मिलिशियाज का इस्तेमाल करेगी। और ये वो मिलिशियाज हैं जिन्होंने 90 के दशक में आपस में गृह युद्ध लड़ा था। तो जो स्थिति 90s में थी वो फिर से आ जाएगी। सरकार अपनी आर्मी नहीं बल्कि मिलिशियाज के माध्यम से तालिबान को हराना चाहती है, और ऐसे में जो आम नागरिक हैं उनके साथ हिंसा होनी तय है, और ये जो वायलेंस है ये दिन ब दिन शायद बढ़ेगा। इन हालातों से बचने के लिए अफगानिस्तान के आम नागरिकों ने कई जगह खुद हथियार अपने हाथों में ले लिए हैं। जो घोर प्रोविंस है जहां से मोहम्मद घोरी आया था, वहां की महिलाओं ने खुद हथियार अपने हाथों में ले लिए हैं कि हम यहाँ पर तालिबान को नहीं आने देंगे, हम खुद लड़ेंगे लड़ाई, लेकिन तालिबान का शासन नहीं चाहेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप PDF इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। हमारा एक स्पेशल ऑफर है इस वीक के लिए, अनअकैडमी प्रॉमिस, जिसमें अगर आप 2 years की वैलिडिटी वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप 1 साल वैलिडिटी अपनी इंक्रीज करा सकते हैं, और आपको 80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी इस सब्सक्रिप्शन के साथ, 1 year एंड अबाउ। तो इसमें 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट हैं। आप इस सब्सक्रिप्शन को EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ ये पेमेंट नहीं करना है, आप हर महीने एक छोटा अमाउंट पे करके आराम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। 20 किताबों का एक सेट आपको फ्री में दिया जाएगा। GS की किताबें हैं, तो ये आपके पूरे नोट्स और प्रिंटेड नोट्स एक तरह से आपको रेडी मिल जाएंगे यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ना केवल ऑनलाइन क्लासेस बल्कि नोट्स और आपको गाइडेंस भी यहाँ पर प्रॉपर्ली दी जाएगी। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोर्स दिए जाएंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। प्लस या आइकॉनिक जो भी कोर्स आप लेते हैं सब पर आपको 10% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। सब्सक्रिप्शन अवेल करते ही आप हर हफ्ते बनने वाले नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जुलाई से ये वाले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 year और 2 year के बैच कोर्स के। ऑप्शनल के लिए भी अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन गो चेक देम आउट। यहाँ पर भी 10% डायरेक्ट डिस्काउंट है अगर आप ये कोड यूज करके इनको अवेल करते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। यू कैन ज्वाइन दीज टेस्ट सीरीज यूजिंग दिस कोड एंड अपना प्रीलिम्स का स्कोर्स यहाँ पर इंक्रीज कीजिए। अनरावल UPSC नाम का एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है जिसमें डेली MCQs को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप MCQ सॉल्व करने में कमजोर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ग्रेट डे।